Good afternoon, everyone. So, today I am representing Spain, and I am the Finance Minister, Nadia Calvino from Spain. Hi, good afternoon, everyone. I am Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez. So, अब मैं बात करने वाली हूँ स्पेन की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में. तो स्पेन की ज़्यादातर नेशनल टेरिटरी लिबेरियन पेनिनसुला के पास सिचुएटेड है, एंड यूरोप के ईस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्पेन लोकेटेड है. और स्पेन की फुल पॉपुलेशन है 47.54 मिलियन करोड़. Spain has traditionally relied heavily on tourism, but पिछले कुछ सालों में हमने कुछ देखा है कि इसके कारण स्पेन की इकोनॉमी वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर रही है. जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन पर काम करने की कोशिश कर रही है. टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ने काफ़ी हेल्प की है स्पेन की इकोनॉमी को एनकरेज करने में. स्पेन में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं, इन विच फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये इंश्योर करना कि सब लोग इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस उनके पास एक्सेस है और वो यूज़ कर सकते हैं सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए स्पेन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, एंड ये सब कुछ स्टेप्स इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स लोगों को हेल्प करने के लिए, और बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और रैंक और रीच ऑफ बैंक्स को अंडर सर्व्ड एरियाज में एक्सपेंड करने के लिए, और डिजिटल बैंकिंग ऑप्शंस को प्रमोट करते हैं. हमारा गोल ये है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें और अपॉर्चुनिटीज़ मैनेज करें, मनी सेव करना सिखाएं और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें. और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करता है कि सारे लोगों के पास एक्सेस है फाइनेंशियल टूल्स की जो उनको चाहिए उनके फाइनेंशियल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी उनको चाहिए वो. Spain economy is relatively exposed to climate change. Climate change demand of electricity, oil और गैस की वजह से climate change हो रहा है. मेन इकोनॉमी स्पेन की है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मेडिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, शिप बिल्डिंग्स, टूरिज्म एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. Coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain. Thank you. Thank you, delegates. Next, we have Bangladesh. Please, अपनी speech शुरू करें. Hello, ladies and gentlemen. Sitting here, we both are today representing the Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh. So the location of Bangladesh is located in the southern part of Asia, and the population is 172,952,319, and the capital of Bangladesh is Dhaka, and the national language is Bengali. The major challenges we are facing is decreasing price in local markets, inflation remaining a significant challenges for ordinary Bangladesh. ये सिर्फ फूड एनर्जी पर इम्पैक्ट नहीं करता. Despite its claim to 100% electricity coverage in May 2022. A big part of
A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what if of life. हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस में थ्राइविंग गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Then three things which play a vital role in expanding our economic and financial is banking and financial system and FDI, foreign direct investment. The major challenge in 2023 in Bangladesh is high inflation and dwindling foreign exchange and rising commodity prices. The GDP is decreasing compared from our previous forecast. In respect to leaders, मैं रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर हूँ. रशिया में गणराज्य और उत्तर एशिया में कला. रशिया में कितने राज्य हैं? रशिया में गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश, केंद्रीय नगर और स्वायत्त जिले जैसे के घटक विभाग है. अगर इन्हें संयुक्त रूप से प्रदेश कहें तो रशिया के 83 प्रदेश है, 46 प्रांत, 21 गणराज्य, स्वायत्त रियासत, 4 स्वायत्त जिले, 1 स्वायत्त प्रांत और सेंट पीटर्सबर्ग है. वर्ष 2022 के अनुसार रशिया की जनसंख्या के हिसाब से 9वें स्थान पर है और इसकी अधिकांश आबादी इसके यूरोपियन भाग में बसी है. रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर है. रशिया की सीमा 14 देश से है: जॉर्जिया, बेलारूस, चीन, एस्टोनिया, फिनलैंड, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, लताविया, रूसियानिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूके से लगती है. रशिया की राजधानी पहले क्या थी? 1918 से पहले सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की राजधानी थी. सेंट पीटर्सबर्ग वह जगह है जहाँ पर 1917 की अधिकांश प्रमुख घटनाएं तथा बोल्शेविक क्रांति घटी हुई थी. 1918 में विवेक और सुरक्षा की दूषित से लेनिन ने अपनी सरकार की विधायक को मास्को समझौता करने का निर्णय लिया था. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुल लीडर. मैं रशिया की फाइनेंस गवर्नर हूँ. रशिया रहने के लिए अच्छी जगह है. आमतौर पर रशिया प्रवासियों के लिए एक सुरक्षित देश है. हालांकि इन क्षेत्रों में चल रही राजनीतिक अशांति के कारण अमेरिका विभाग और यूके विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय दोनों उत्तरी कार्केशन से क्षेत्र या कीमिया की यात्रा के खिलाफ सलाह देते हैं. रशिया में रहने का क्या फायदा है? रशिया में विशेषकर शहरों में बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां और खेल सुविधाएं हैं. संग्रहालय, कला दीदियां, थिएटर और वास्तुकला आमतौर पर उत्सुक कृतियों के साथ साथ बच्चों वाले परिवारों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदान करते हैं. अधिकांश रशिया में अंग्रेजी नहीं बोलते. रशिया में शिक्षा करने से क्या फायदा है? रशिया शिक्षा प्रणाली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है. इसीलिए जब कोई छात्र रूसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करता है तो उसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी. रशिया में कैसी शिक्षा है? रशिया में एक मुफ्त शिक्षा प्रणाली है जिसकी गारंटी संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दी गई है. हालांकि सब्सिडी वाली उच्च शिक्षा में प्रवेश अत्यधिक प्रसिद्ध है. थैंक यू सो मच. रशिया में इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाती? क्योंकि वहाँ पे रशियन भाषा बोली जाती है, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते. इंग्लिश अगर आप हम हमारे एजेंडा से डिबेट हो रहे हैं. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो इकोनॉमी या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं उस कंट्री के बारे में. Any more questions? Next we have Egypt. Egypt में speech शुरू करें. Good afternoon, everyone. I am Finance Minister of Egypt. आज हम बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ, पॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस. On behalf of the United Nations in Egypt, it is my pleasure to be here today with HE Dr. Khalid Abdel Ghaffar and the Sunrise team from the Ministry of Health and Population, Dr. Tariq Tawfiq,
Dr. Hussam Abdulkar and Dr. Muhammad Al Tayyab. We are products of our strong and long-standing preparation and very much commend the timelines of this Pollution, Health and Development Congress. This is the 29th year since the International Conference of Pollution and Development was organized in Cairo from 5th on to 30 September 1994, which realized the remarkable reduction. Since then, the world has made a lot of progress on the implications of the International Conference on Pollution and Development (ICPD) program of action, and more accurate efforts are required. The world will come together this September at the SDGs Summit to recommit and strengthen our united efforts in reaching the sustainable development goals. It's clear that optimize the demographic divide and that the right to development goes hand in hand with the right to clean, healthy, sustainable environment, as the UN Secretary General refers to as he speak about prepared for these years. Egypt has made notable progress since its adoption of the SDGs in 2015, the first in the regions to do so. Egypt launched its Vision 2030 as guide to reaching the SDGs. It also invited several national strategies in line with Egypt Vision 2030, most notably the National Pollution Strategy, Haya Karima, the National Project for the Development of the Egypt Family, and the National Strategy on the Empowerment of Egyptian Women. Egypt is making progress on the health, population and development agenda, on empowering sexual and reproductive health and family planning. As per Egypt Family Health, आपके पास 20 सेकंड बचा है अपनी स्पीच रैप अप करने के लिए, प्लीज रैप अप कर दीजिए. Healthy Survey 2023-21, the use of modern methods of family planning has increased to 64.7%, and the fertility rate has been reported to 2.85 from 33 in 2014, but more can be done. The unmet need from family planning is still high at 13.8%, and it is आप अपनी स्पीच ओवर कर दीजिए. 50 among the age आपको groups स्टॉप कर दो. of आपका टाइम लिमिट है 50 to 20 years. स्पीच शुरू करें. हेलो सर एंड फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. मैं नेपाल की प्रेसिडेंट. नेपाल की राजधानी काठमांडू है. नेपाल के 7 राज्य हैं. नेपाल में 2,86,00,000 जनसंख्या है. नेपाल की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई. नेपाल में लगभग 43 हवाई अड्डे हैं. नेपाल लगभग 9,000 साल पुराना देश है. नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है. नेपाल में कृषि उत्पादक में धान प्रमुख है. नेपाल में 125 विभिन्न जातियां हैं. नेपाल में 77 जिले हैं. नेपाल की प्रमुख भाषाएं नेपाली, तमंग, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, सुनवर आदि है. नेपाल में 2008 में राजशाही की समाप्ति की गई. नेपाल देश में धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जैसे कि जानकी मंदिर, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ आदि है. 1765 में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के छोटे छोटे 2224 राज्यों के ऊपर चढ़ाई करते हुए एकत्रित किया. बहुत ज्यादा लड़ाइयों के बाद उन्होंने 3 साल बाद कांचीपुर पाटन के राजाओं को हराया और अपने राज्य का नाम गोरखा से नेपाल में परिवर्तित किया. कौशल और रोजगार के अवसरों की कमी. अधिकांश आबादी अभी भी गाँव में रहती है. ग्रामीण क्षेत्र और उनका मुख्य व्यवसाय अभी भी कृषि है. गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता
देशों में से एक है। इसकी लगभग 1/4 आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। नेपाल प्रेषण पर बहुत अधिक निर्भर है, जो सकल घरेलू उत्पादक का 30% तक है। हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। मैं नेपाल की गवर्नमेंट आपको नेपाल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नेपाल की राष्ट्रीय गरीबी दर 25.2% है। नेपाल में जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं के पूरा न होने से व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो जाता है। उसके स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता की हानि होती है, उसके जिससे उत्पादन से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। प्रमुख कारण है नेपाल में उद्योगों का अभाव हो। नेपाल कृषि के ऊपर निर्भर अर्थव्यवस्था है। संसाधनों का भी अभाव है। नेपाल में अभी तक कोई रेलवे नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। यहाँ कृषि एवं वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दियासलाई, कागज तथा लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। सीमेंट तथा कृषि के उपकरण भी बनाए जा रहे हैं। नेपाल की अब मैं आपको नेपाल की समस्या के बारे में बताऊंगी। नेपाल में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। नेपाल की दुनिया एक्सक्यूज मी डेलीगेट, आपके पास 20 सेकंड है अपनी स्पीच ड्राफ्ट करने के लिए। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। देश अभी भी लोकतंत्र के प्रारंभिक चरण में है। यहाँ की सड़कें भी बहुत यह संघर्ष के बाद है राजनीतिक और सामाजिक रूप से अस्थिर चरण से उभर रहा है। नेपाल में गरीबी उन्मूलन के लिए वहाँ के लोगों ने अथक प्रयास किया है। लिंग, सामाजिक समूह और भौगोलिक स्थिति किसी व्यक्ति की गरीबी के चक्र को तोड़ने की क्षमता के महत्वपूर्ण निर्धारक है। थोड़ी बहुत चलिए जानते हैं मेरी कंट्री की हिस्ट्री। यूरोपियन संघ 27 राज्यों की एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। यहाँ की पॉपुलेशन 448 मिलियन है और यहाँ की जीडीपी 16,641 बिलियन है। यूरोपियन संघ ने कानूनों के मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है, सभी सदस्य के राज्यों में लागू होता है। यूरोपीय संघ की नीतियों का उद्देश्य आंतरिक बाजार के अंदर लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना, न्याय और घर के मामलों में कानून बनाया और व्यापार, कृषि, मत्स्य पालन और क्षेत्रीय विकास पर आम नीति को बनाए रखना है। इस यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि वह ऐसी परिस्थिति को बनाए जिससे हर एक मेंबर को स्टेट फेड ग्राउंड मिल सके डेवलप करने के लिए, और अगर कोई डिस्प्यूट आए तो उसको कलेक्टिवली संभाला जा सके, जिसको पूरा सहयोग के साथ संभाला जा सके। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ यूरोपियन यूनियन का गवर्नर क्रोएशिया। यूरोप में जलवायु परिवर्तन परिणाम स्वरूप पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में यूरोप में तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। मानव सृजित गतिविधि के कारण यूरोप की जलवायु गर्म हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु विशेषज्ञ के अनुसार जलवायु परिवर्तन के सबसे खतरनाक परिणामों को रोकने के लिए विशेष तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के बिना यह 2050 से पहले हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का यूरोप के सभी स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। प्रभावों की सीमा और प्रकृति पूरे महाद्वीप में भिन्न होती है। थैंक यू। अच्छा है और इन साल में बढ़ता रहता है। इस साल मार्च 2023 में $30 बिलियन का प्रॉफिट
सऊदी अरेबिया को हुआ है। इसके दो मेन रीजंस हैं, फर्स्ट टूरिज्म एंड सेकंड इट्स ऑयल बिजनेस। सऊदी अरेबिया दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में जितना भी तेल एक्सपोर्ट होता है उसमें से 14.5% तेल सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है। इस रीज़न की वजह से सऊदी अरेबिया का फाइनेंशियल स्टेटस हर साल बढ़ता जाता है। 2030 तक सऊदी अरेबिया अपना 50% पावर रिन्यूएबल सोर्सेज से कर देगा, जिससे उनके इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये प्रोजेक्ट विजन 2030 के अंदर आता है जिसमें $1 ट्रिलियन खर्च करे गए हैं अपनी कंट्री को इकोनॉमिक फ्रेंडली बनाने के लिए। विजन 2030 के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, अमाला प्रोजेक्ट, किंग सलमान एनर्जी पार्क, अल ऊर्जा विजन जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सऊदी में हर साल 7.5 मिलियन ट्रीज प्लांट करे जाते हैं। वो एक प्रोजेक्ट ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के अंदर होता है। सऊदी ने 30% टेरेस्ट्रियल और मरीन एरियाज क्लियर करे हैं एमिशन रिडक्शन से, अफॉरेस्टेशन से, और लैंड और सी को भी क्लियर करे हैं। चाहे सऊदी अरेबिया डेजर्टेरियन है, पर उसके अंदर उन्होंने ग्रीन करने की वापस से कोशिश करी जैसे वो 11,000 ईयर्स अगो था। सऊदी में एक नई सिटी बनने का प्रोजेक्ट चालू हुआ है जिसका नाम है नियोम सिटी 2017 में। इस सिटी का बजट है $500 बिलियन। इसमें ये लोग जितने भी डेवलपमेंट करेंगे वो सब इकोनॉमिक फ्रेंडली होगी। सऊदी अरब में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि 2060 तक 0% कार्बन कंजप्शन हो जाए। इस तरह सऊदी ने आपके पास 30 सेकंड बचा, अपनी स्पीच रैप अप करने के लिए। इस तरह सऊदी ने क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट की है और आगे भी करता रहेगा। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ प्लांट बहुत लगाया जा रहा है, किस लिए? सऊदी को ग्रीन कंट्री बनाने के लिए, क्योंकि अभी सऊदी डेजर्टेरियन है। उसको एक प्रोजेक्ट है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव, उसके अंदर प्लांट कर रहे हैं ट्रीज उसको वापस से ग्रीन बनाने के लिए। थैंक यू डेलीगेट्स। नेक्स्ट वी हैव ब्राजील। प्लीज अपनी स्पीच शुरू करें। Good morning to the one present here. I am Aisha representing Brazil. Today I would like to discuss the evolving financial condition over this year. The economic country of Brazil over the year is both intricate and captivating, and though it was also challenging. तो 20th सेंचुरी के बीच में ब्राज़ील की सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, एंड दिस लेड टू अ बिग बूस्ट इन इकोनॉमी। In 1960s and 1970s, Brazil economy grew even faster, mainly क्योंकि वो बहुत सारा agricultural और mining products export करते थे। Now, as the 1980s unfolded, Brazil found itself grappling with a series of economic crises, जैसे high inflation rates, external debt, social inequality. So, the country undertook a series of structural reforms, and then due to this financial crisis, a new currency was introduced जो नाम की गई थी रियल, and this started a new beginning of a period of relatively stable economic growth. Now in recent years, Brazil was facing some challenges like political uncertainty, corruption scandals. Because of this, country ने काफ़ी फ्लक्चुएशन फेस किया। ये रिसेंट ईयर्स में ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे करप्शन स्कैंडल, सोशल अनरेस्ट। Efforts has been made to address these challenges with a renewed focus on fiscal responsibility and structural reform. Brazil is currently facing several financial challenges in 2023. High inflation rates are impacting the purchasing power of individuals and businesses, making it more expensive to buy goods and services. The country also has a significant public debate burden,
which puts states on the government's ability to finance public services and invest the critical areas. Additionally, the slow economic recovery and high unemployment rates are hindering the overall growth and stability of the economy. These issues require careful management and strategic reforms to promote financial stability and sustainable growth. In conclusion, the financial condition of Brazil has evolved significantly over these years. The nation's journey has been characterized by its ability to overcome obstacles and adapt to changing economic as Brazil continues to work towards sustained growth. It is crucial for policymakers, businesses, and citizens to collaborate in order to create more prosperous economic future for the country. Thank you. Thank you, Delegate. Next we have South Africa. Please start the speech. गुड आफ्टरनून रिस्पेक्ट लीडर्स। मैं साउथ अफ्रीका की फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। साउथ अफ्रीका का व्यापार साउथ अफ्रीका के शेष अफ्रीका के निर्यात का लगभग 90% से अर्थव्यवस्थाओं को जाता है। 2018 में साउथ अफ्रीका ने अफ्रीका के बाकी हिस्सों से क्रमशः 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान निर्यात और आयात किया। साउथ अफ्रीका के कुल निर्यात में पिछड़ा अफ्रीका निर्यात का 26% है और 2018 के कुल निर्यात का हिस्सा 26 है और 2018 के कुल आयात का 12% आयात है। साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी नाइजीरिया के बाद और अफ्रीका में सबसे अधिक औद्योगिक तकनीकी रूप से उन्नत और विविध अर्थव्यवस्था है। साउथ अफ्रीका एक उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है जो अफ्रीका के केवल 8 ऐसे देशों में से एक है। साउथ अफ्रीका के बैंक लिमिटेड साउथ अफ्रीका में एक खुदरा बैंक है जो निजी और व्यावसायिक दोनों ग्राहकों के सेवा प्रदान करते हुए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला पेश करता है। बैंक को बैंकिंग उद्योग में ग्राहक संतुष्टि का मामले में समग्र रूप से अग्रणी माना जाता है। इसमें 5 देश व्यापारी शाखा वितरण नेटवर्क और पूरी तरह से डिजिटल चैनल की पेशकश के साथ साथ बिक्री संग्रह और ग्राहक सेवा संपर्क केंद्र है। साउथ कोरिया दुनिया के चौथे नंबर का देश है।